छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हम सब ने सुना है और ये भी सुना है कि उनके बाद छत्रपति बने संभाजी महाराज यानी छावा, जिन्होंने मुगलों की नाक में दम कर दिया था और अंत में उनको औरंगजेब ने मार डाला। लेकिन छावा की मृत्यु के बाद क्या हुआ? उनकी मृत्यु के करीब 50 साल बाद जब मराठा सेना ने दिल्ली में घुसकर मुगलों को चुनौती दी, तब कौन था मराठा सरदार? आज की कहानी उसी मराठा सरदार बाजीराव पेशवा की है, जिसने न केवल दिल्ली बल्कि भारत भर में मराठा ताकत का लोहा बनवा दिया। जिसने आज की दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम के पास अपना डेरा डाला तो मुगल बादशाह डरकर यमुना में नाव से भागने को तैयार हो गए। अब बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता है कि जब मराठा साम्राज्य की कमान छत्रपति के पास होती थी तो ये पेशवा कहां से आ गए। उस समय तक छत्रपति थे भी या फिर नहीं, और अगर थे फिर पेशवा क्यों मुगलों से भिड़ रहे थे? ये पेशवा थे कौन और छत्रपति और पेशवा में अंतर क्या होता है? आज के इस वीडियो में मैं आपको इन सारे सवालों का जवाब दूंगा और साथ ही आपको यह भी समझ में आएगा कि छत्रपति से ताकत पेशवा के पास कैसे आई। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। देखिए, बाजीराव मस्तानी फिल्म में भी बाजीराव को दिखाया गया था, लेकिन उनकी असली कहानी को बहुत कम दिखाया गया। उस मूवी में उससे ज्यादा लव स्टोरी पर फोकस किया गया था, लेकिन बाजीराव की कहानी लव स्टोरी से ज्यादा युद्धों की कहानी है। वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और युद्ध लड़ने के लिए जाने जाते थे। पेशवा बाजीराव प्रथम ने अपने पूरे जीवन में 40 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी, लेकिन एक भी लड़ाई वो हारे नहीं। उन्होंने अपनी तलवार के दम पर न सिर्फ मुगलों को हराया, बल्कि निजाम, नवाब और दूसरे कई ऐसे राजा थे जो इनसे जीत नहीं पाए। दोस्तों, पेशवा बाजीराव के टाइम पर मराठों की ताकत छत्रपति से निकलकर पेशवाओं के हाथ में पूरी तरह से आ गई थी। यही वजह है कि पेशवा बाजीराव के कामों को तो याद कर लिया जाता है, लेकिन उनके टाइम पीरियड में छत्रपति के बारे में बहुत कम सुनने को मिलता है। तो ऐसा हुआ क्यों? आइए वो भी जान लेते हैं। तो देखिए, मराठा इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर छत्रपति संभाजी, फिर उसके बाद राजा राम और उनके बाद संभाजी महाराज के बेटे शाहूजी महाराज छत्रपति बने। औरंगजेब ने छत्रपति शाहूजी महाराज की मृत्यु के बाद उनके बेटे और उनकी पत्नी यशोबाई को कैद कर ली थी। ये बात छावा फिल्म में दिखाई नहीं गई, लेकिन होता यह है कि औरंगजेब ने संभाजी महाराज के बेटे और उनकी पत्नी को तब तक कैद में रखा जब तक खुद औरंगजेब की मृत्यु नहीं हो गई। इस तरह से 1689 से लेकर 1707 तक वो औरंगजेब के पास रहे। इस टाइम पीरियड में पहले राजा राम, जो छत्रपति संभाजी महाराज के भाई थे, उन्होंने गद्दी संभाली। इसके बाद छत्रपति की गद्दी आती है शिवाजी द्वितीय के पास, जो राजा राम के बेटे थे। हालांकि शिवाजी द्वितीय बहुत छोटे थे, इसलिए उनकी जगह पर संरक्षिका के तौर पर छत्रपति का काम देख रही थी ताराबाई, जो कि राजा राम की पत्नी थी। इन सभी ने मुगलों के साथ लंबे टाइम तक लड़ाई लड़ी और संताजी घोरपड़े जैसे महान पेशवाओं के चलते मुगलों की दक्कन में हालत पतली हो गई। यहां तक कि औरंगजेब दिल्ली तक वापस नहीं जा पाए थे और रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। मुगल सेना इस वक्त तक काफी कमजोर भी हो गई थी। दोस्तों, रिसेंटली मैंने छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर बनी छावा मूवी देखी। इस मूवी के बारे में जानने के लिए जब मैंने YouTube पे सर्च किया तो मुझे ये चैनल दिखा। इस चैनल का नाम है फिल्मी जाट गर्ल और ये चैनल मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। आप जाके इसको सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप बॉलीवुड की खबरों से या फिर बॉलीवुड की मूवीज के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो। अच्छा, ये तो एक चैनल है जो मैंने आपको बताया। अब से हर हफ्ते मैं आपको एक चैनल के बारे में बताऊंगा जिसे आप देख सकते हो। ये मेरी तरफ से एक सजेशन रहेगा। आप अगर अपने चैनल को बताना चाहते हो, अपने चैनल को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप कमेंट में अपने चैनल का लिंक और चैनल का नाम जरूर लिखकर डालिएगा। मैं हर वीक उनमें से एक चैनल को आपके सामने लाऊंगा और उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो अपना लिंक जो है वो कमेंट में जरूर डालिएगा, अपने चैनल का नाम जरूर डालिएगा और फिल्मी जाट गर्ल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जरूर से जरूर इसे चेकआउट कीजिएगा। फिर 1707 में होती है औरंगजेब की मृत्यु और उसके बाद शाहूजी महाराज को रिहा कर दिया गया। जब उन्हें रिहा किया गया तो उन्होंने छत्रपति की दावेदारी पेश की और आखिर में साल 1708 में शाहूजी महाराज छत्रपति बनते हैं। हालांकि शाहूजी के छत्रपति बनने से मराठों में सिविल वॉर की स्थिति आ गई, जिसमें पेशवाओं के सहयोग की जरूरत पड़ी। ऐसे में पेशवा ताकतवर होते चले गए। अब ये सारी भूमिका है जो छत्रपति संभाजी महाराज से लेकर शाहूजी महाराज के टाइम तक घटनाएं हो रही थी, उन सब की भूमिका है ये। शाहूजी महाराज 5वें छत्रपति थे और वो 1748 तक छत्रपति रहे भी, लेकिन उनके टाइम पीरियड में छत्रपति की कुर्सी पीछे हो गई और मराठा राजनीति में आगे आते हैं पेशवा। पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री। अब आज के एग्जाम्पल से अगर समझाऊं तो जैसे भारत में सबसे बड़ा पद होता है राष्ट्रपति का, लेकिन ताकत सारी होती है पीएम यानी प्रधानमंत्री के पास, वैसे ही उस टाइम पर छत्रपति की पोजीशन हो गई थी। वो मराठों के सबसे बड़े नेता तो थे, लेकिन असल ताकत पेशवाई के पास आ गई थी।
ऐसे ही पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, जिन्होंने साहू जी के साथ मिलकर कई लड़ाइयां लड़ी थी। और इन्हीं बालाजी विश्वनाथ के बेटे थे पेशवा बाजीराव बल्लाल जी भट्ट, जिन्हें बाजीराव प्रथम के नाम से जाना जाता है। साल 1720 में जब बाजीराव भट्ट पेशवा बने तो वो सिर्फ 20 साल के थे। इतिहास में 18वीं सदी को जाना जाता है संक्रमण काल के रूप में। इस सदी में कई सारी घटनाएं हो रही थी। मुगलों का पतन हो रहा था। मुगल इतने कमजोर हो गए थे कि मुगल बादशाह फर्रुखसियार की हत्या कर दी गई थी और उनकी जगह पर एक बेहद कमजोर शख्स को दिल्ली का बादशाह बना दिया गया। इसका नाम था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता था क्योंकि उन्हें दिन रात अय्याशी के अलावा किसी और चीज से कोई मतलब नहीं था। वहीं दूसरी तरफ कमजोर मुगल सल्तनत को आंख दिखाते हुए कई छोटी बड़ी ताकतें खड़ी हो रही थी, जैसे कि रुहेलखंड के रोहिल्ला नवाब, हैदराबाद के निजाम, अवध और ऐसी ही कई सारी रियासतें। इसी सिचुएशन में बाजीराव ने मराठों की पेशवाई संभाली। उन्होंने बहुत तेजी से मराठा साम्राज्य को भारत के एक बड़े हिस्से में फैला दिया। जल्दी ही उनकी लड़ाइयों और सूझबूझ की बदौलत कर्नाटक से लेकर उत्तर में दोआब और दिल्ली तक, पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बुंदेलखंड तक मराठों की जीत का परचम लहराने लगा। इसी बीच उनकी नजर दक्कन और दिल्ली पर भी थी। सबसे पहले बाजीराव ने दिल्ली को अपना निशाना बनाने की सोची। यह तारीख थी 12 नवंबर, साल था 1736, जब बाजीराव ने दिल्ली की ओर कूच करना शुरू किया। उनकी अच्छी खासी बड़ी सेना थी जिसमें 50,000 घुड़सवार थे। उनकी सेना ने आगे बढ़ते हुए बुंदेलखंड को पार किया और वहां मौजूद यमुना नदी के किनारे अपना डेरा डाल दिया। यहां से आगरा की दूरी सिर्फ 65 किलोमीटर बची हुई थी। मुगलों के ऊपर खतरे की घंटी बज रही थी। ऐसे में एक कदम आगे बढ़कर मराठा जनरल मल्हार राव होलकर ने यमुना नदी को पार किया और यमुना दोआब के आसपास के कई कस्बों को जीत लिया। यह मुगलों को संदेश था कि अब मराठे रुकने नहीं वाले। जब दिल्ली में खबर मिली कि मराठे किसी भी वक्त दिल्ली पर हमला कर सकते हैं, तो नशे में रहने वाले मोहम्मद शाह के पसीने छूट गए। आंखों से नींद और नशा दोनों गायब हो गए। उन्होंने तुरंत अपनी पूरी सेना को बाजीराव से लड़ने के लिए भेज दिया। उनके साथ अवध के गवर्नर सादत खान भी अपनी सेना लेकर मराठा जनरल होलकर से लड़ने पहुंचे। फिर मल्हार राव होलकर और सादत खान के बीच बहुत भीषण जंग हुई। इस जंग में होलकर को हार झेलनी पड़ी। हार के बाद होलकर वापस ग्वालियर लौट आए, जहां पर बाजीराव ने अपना डेरा डाल रखा था। अब दोनों ओर से जंग की तैयारियां होने लगी थी। सादत खान ने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए आसपास के लोगों से हाथ मिलाना शुरू किया। इसी कड़ी में उन्होंने मथुरा के गवर्नर खान बंगश को साथ में लिया और दिल्ली में संदेश भिजवाया कि मराठों को तो भगा दिया गया है और दुश्मन को सबक सिखाने के लिए उन्हें चंबल से भी भगाया जाएगा, ताकि दिल्ली पर कोई खतरा ना रह जाए। अब दोस्तों, ये बात जब मोहम्मद शाह को पता चली तो बहुत खुश हुए। ऐसा इसलिए क्योंकि मोहम्मद शाह उस दौर में चापलूसों से घिरे रहते थे। जो चापलूस कहते थे उन्हें वही सही लगता था। इस वजह से हमेशा बादशाह की खुशामदें की जाती थी। लेकिन चापलूसों की वजह से मोहम्मद शाह को पता ही नहीं चला कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, क्योंकि बादशाह की खुशी में ग्रहण लगाने के लिए सामने खड़े थे बाजीराव। दरअसल हुआ ये कि मराठों को हराने के बाद मथुरा में सादत खान और खान बंगश के साथ मिलकर जश्न मनाया जा रहा था। तभी एक दिन सादत खान को एक सैनिक ने हड़बड़ी में आकर खबर दी कि मराठे दिल्ली पहुंच गए। अब ये बात सुनकर सादत खान की तो जैसे जान हलक से निकल गई। उनको कुछ समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या, क्योंकि दिल्ली जाने के लिए मराठों को मथुरा को पार करना ही होता था। लेकिन मराठे भी दिल्ली कैसे पहुंच गए, ये बात समझ ही नहीं आ रही थी। अब आपके मन में भी सवाल आएगा कि मथुरा को छोड़कर बाजीराव आखिर दिल्ली पहुंचे कैसे। तो इसका दोस्तों सही जवाब यह है कि बाजीराव बल्लाल का तेज दिमाग और उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड उनसे बहुत कुछ करवाता था। देखिए, पेशवा बाजीराव बहुत दिमाग वाले व्यक्ति थे। उन्हें पता था कि सादत खान कहां बैठा हुआ है, इसलिए उन्होंने तुरंत सादत खान से लड़ने की बजाय अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया और मेवात के पहाड़ी रास्तों को पार करके दिल्ली की ओर कूच कर दिया। अब मेवात का रास्ता पहाड़ी और छोटा तो था, लेकिन यह रास्ता काफी मुश्किल और जंगलों से भरा हुआ था। लेकिन बाजीराव को घुड़सवार सेना के सबसे महान कमांडरों में से एक माना जाता था। उनके बारे में कहा जाता था कि अगर घुड़सवारों का कोई सैन्य लीडर स्वर्ग से उतर आए तो पेशवा बाजीराव जैसा होगा। पेशवाओं के इतिहास में बाजीराव जैसा ना उनके पहले हुआ ना उनके बाद में। दरअसल पेशवा बाजीराव की सेना बहुत तेज तर्रार थी। उन्होंने हमेशा अपनी सेना में हल्के बख्तर वाले घोड़े रखे जो आसानी से और तेजी से भाग सके। इसीलिए 50,000 की घुड़सवार सेना ने मेवात के पहाड़ी और मुश्किल भरे रास्ते को आसानी से पार कर दिया।
बाजीराव कितने महान कमांडर थे, ये बात इस बात से पता चलती है कि उन्होंने सिर्फ 2 दिनों में 60 किलोमीटर का रास्ता पार कर लिया था, जो कि बेहद मुश्किलों से घिरा हुआ था। फिर होता यह है कि बाजीराव दिल्ली से केवल 12 किलोमीटर की दूरी पर अपना डेरा डाल लेते हैं। इधर जब मोहम्मद शाह को पता चला तो उन्हें अपने चापलूसों पर भी गुस्सा आया और उनका हलक भी बाजीराव का नाम सुनकर सूख गया। मोहम्मद शाह जानते थे कि मराठों के हाथ उनकी मौत तय है अगर कुछ भी नहीं किया गया तो। इस उधेड़-बुन में मोहम्मद शाह परेशान थे ही कि उन्हें बाजीराव द्वारा अल्टीमेटम दे दिया गया कि अगर दोनों ओर से संधि कर ली जाए तो ठीक, अगर दोपहर तक संधि का जवाब नहीं मिला तो वो दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे। मोहम्मद शाह ने ऐसे मुश्किल समय में सोचना शुरू किया कि इस आपदा को टाला कैसे जाए, क्योंकि सआदत खान की सेना काफी दूर थी, उनकी अपनी सेना बहुत मजबूत थी नहीं, फैसला बहुत जल्दी से लेना था। ऐसे में उनके कुछ चापलूसों ने सलाह दी कि दिल्ली को छोड़ दिया जाए और नाव पर बैठकर रातों रात यमुना नदी से भाग जाया जाए। कभी अकबर और औरंगजेब के जमाने में हिंदुस्तान पर जिस मुगल सत्ता की तूती बोलती थी, वो बाजीराव के सामने ये सब सोचने पर मजबूर थी। खैर, इसी टाइम पर दिल्ली के एक कमांडर अमीर खान ने हिम्मत करके कहा कि बादशाह को लड़ना चाहिए। अमीर खान के पास 12,000 की घुड़सवार सेना थी और 20,000 इनके पास पैदल सैनिक थे। बादशाह को भी कोई और रास्ता नजर आ नहीं रहा था, इसलिए उसने जंग लड़ने की इजाजत दे दी। बाजीराव से टकराने के लिए अमीर खान ने योजना यह बनाई कि एक डिफेंस फॉर्मेशन बनाया जाए जिससे कि मराठा सेना को रोक कर रखा जा सके और सादत खान की सेना का इंतजार किया जा सके ताकि एक साथ मराठों पर अटैक हो सके। अब अमीर खान ने प्लान बढ़िया बनाया था जो मराठों को अच्छी खासी चुनौती दे सकता था, लेकिन वो कुछ करने के लिए आगे बढ़ता उससे पहले ही उसके प्लान को खराब कर दिया गया, वो भी उसके अपने ही साथियों द्वारा। हुआ यह कि कुछ बहुत ज्यादा एक्साइटेड लोगों को उसकी डिफेंस की स्ट्रेटजी पसंद नहीं आई और उन्होंने सीधे मराठों पर हमला बोल दिया। अपनी मुगल ताकत के गुमान में उन्हें लगा कि मराठों को तो एक झटके में अटैक करके हराया जा सकता है। इधर बाजीराव ने जब देखा कि उनकी ओर मुगल फौज आ रही है तो उन्होंने अपने सिर्फ 500 घुड़सवारों को आगे भेज दिया लड़ने के लिए। जब मुगल फौज के कमांडर अमीर हसन ने देखा कि मराठे तो सिर्फ 500 के आसपास हैं, तो उसे लगा कि फालतू में हम परेशान हो रहे हैं, इनको आसानी से हराया जा सकता है। बस यही गलती हो गई, वो चाल में फंस गए। इस टाइम तक 30 जंगों का एक्सपीरियंस ले चुके पेशवा बाजीराव ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि मुगल सेना कच्ची है, इसलिए उन्होंने अपनी सेना को लड़ते लड़ते पीछे की ओर धकेला ताकि मुगल उनकी पहुंच में आ सके। इधर जब अमीर हसन बहुत दूर निकल आए तो उन पर अचानक धावा बोल दिया गया। जब तक हसन को होश आया वो गिरफ्तार हो चुका था। इस गिरफ्तारी का मतलब था कि दिल्ली में अब लूट तय थी। मोहम्मद शाह भी सरेंडर करने को तैयार हो गए, लेकिन फिर अचानक ही उन्होंने लूटपाट करने की बजाय अपनी सेना को अजमेर की ओर मोड़ दिया। दिल्ली इस तरह से लूटपाट से बच गई। ऐसा हुआ क्यों? इसलिए क्योंकि बाजीराव दिल्ली को लूटना नहीं चाहते थे और उधर सादत खान की सेना भी दिल्ली में आने वाली थी, इसलिए उन्होंने 3 दिनों तक दिल्ली पर कंट्रोल करने के बाद उसे छोड़ दिया और ये सारी बातें उनके खतों से पता चलती हैं। इधर जब मोहम्मद शाह की दिल्ली में हार हुई तो उन्हें पता चला कि उनके सब खास लोग उनके चाटुकार से ज्यादा कुछ नहीं है। दिल्ली में हुए अपमान का बदला भी उन्हें लेना ही था, इसलिए उन्होंने बाजीराव को हराने के लिए दक्कन के निजाम को न्योता भेजा और उन्हें दिल्ली बुलाया। दक्कन के निजामुल मुल्क जब 1737 में दिल्ली पहुंचे तो उनकी खूब आवभगत हुई। बादशाह मोहम्मद शाह ने उन्हें तख्त से उतरकर उनका स्वागत किया, ढेर सारे तोहफे दिए और सल्तनत की सबसे ऊंची उपाधि आसफ जाह के नाम से उन्हें नवाजा। लेकिन ये सब कुछ एक खास साजिश को अंजाम देने के लिए किया जा रहा था। दिल्ली की हार से तिलमिलाए मोहम्मद शाह ने निजाम से कहा कि उन्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा, बस मराठों को मालवा और गुजरात से खदेड़ दे। यहां तक कि मोहम्मद शाह ने निजाम के बेटे गाजिउद्दीन को गुजरात और मालवा का अगला सूबेदार बनाने का वादा किया। इस लालच को लेकर निजाम ने मालवा की ओर बढ़ना शुरू किया। पेशवा इस वक्त में पुर्तगालियों से लड़ने में बिजी थे, लेकिन जैसे ही उनको निजाम की खबर मिली उन्होंने भी 80,000 की सेना को तैयार किया और उनसे भिड़ने चल दिए। दिसंबर 1737 के महीने में भोपाल में दोनों का आमना सामना हुआ। निजाम ने शहर पर कब्जा किया और मराठों के आने का वेट करने लगे। इस हालत में मराठों को एक फायदा मिल गया, उन्होंने पूरे भोपाल शहर को घेर लिया। इससे रसद का रास्ता बंद हो गया, खाने पीने की कमी हो गई और आखिर में जंग लड़नी पड़ी। निजाम अकेले थे नहीं, सवाई जयसिंह की सेना भी थी साथ में, लेकिन मराठों और निजाम की लड़ाई इतनी भयानक हुई कि आखिर में निजाम को अपनी सेना पीछे हटानी पड़ी। फिर निजाम की मदद को सादत खान का बेटा सफदरजंग भोपाल की ओर बढ़ा। बाजीराव ने उसे भोपाल से पहले ही रोक लिया। इस तरह निजाम मजबूर था। पेशवा ने निजाम की सेना की नींद हराम कर दी थी। निजाम ने भोपाल से पीछे हटने की सोची, लेकिन मराठों ने उन्हें ऐसा जकड़ रखा था कि आखिर में संधि के लिए मजबूर होना पड़ा।
फिर 7 जनवरी 1739 को दोराहा की संधि हुई। इसके हिसाब से मालवा की जागीर के साथ साथ नर्मदा और चंबल के बीच एक बड़े इलाके पर भी पेशवा का कब्जा हो गया। तो दोस्तों, इसीलिए देश की 2 सबसे बड़ी ताकतों को धूल चटाने वाले बाजीराव को मराठों के सबसे महान पेशवाओं में से एक माना जाता है। बाजीराव मस्तानी मूवी में इस तरह की कहानी हमें नहीं बताई गई है, इसीलिए मैंने ये कहानी आपके सामने रखी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें और वो जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाइए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे और हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले आ जाए। धन्यवाद।